हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पर कवर करा रहा हूं वीडियोस के माध्यम से। और साइंस में ना हमारे पास दो सब्जेक्ट का सिलेबस आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसका लेवल लगभग 12th लेवल तक तो रहता ही है। 12th लेवल तक के सबसे ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं और ग्रेजुएशन लेवल तक के भी उसमें कुछ डिटेल्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक को कवर करते हुए मैंने वीडियोस के माध्यम से ये सिलेबस कवर कराया है। और उसी सीरीज में हमारा ये चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हेलो एल्केन्स का जो चैप्टर है वो एल्किल हैलाइड के नाम से सिलेबस में दिया हुआ है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आप ढूंढते रह जाए कि हेलो एल्केन्स तो नहीं था, एल्किल हैलाइड्स ही हेलो एल्केन्स को कहते हैं। आईपीएससी नेम हेलो एल्केन्स है और वैसे कॉमन नेम है एल्किल हैलाइड्स है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की ये पार्ट नंबर 4 है और वीडियो नंबर भी 4 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी भी 3-4 ही हैं, तो उन सबको समझेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह को समझेंगे, कैसे वो डिफ़र होते हैं सब्सटेंसेस में। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। 3-4 प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी जिन पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आती है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, यानी कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और उनमें कोई स्मेल होती है या नहीं होती, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं पहले पार्ट में। तो पहला पार्ट है हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे, हेलो एल्केन का। सो ये कहते हैं लोअर मेंबर लाइक CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन, CH3Br ब्रोमोमीथेन एंड CH3F यानी फ्लोरोमीथेन एंड एथाइल क्लोराइड C2H5Cl आर कलरलेस गैस। तो इन्होंने कहा जितने भी छोटे मेंबर हैं जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3F, C2H5Cl आर कलरलेस गैस, ये सभी कलरलेस गैस हैं। कलर कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी जो नेचुरल जो फॉर्म है वो होगी गैस में। हेलो एल्केन्स अप टू C18 आर कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, ये कह रहे हैं। और हेलो एल्केन्स अप टू C18 यानी C18 तक हाइड्रोजन आ जाएंगे इसमें 37 और Cl मान लो। तो यहाँ तक के जितने भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो सभी स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। उनकी स्टेट कैसी होगी, उनकी लिक्विड स्टेट होगी। इन सबकी कितनी कैसी स्टेट होगी, लिक्विड। एंड वाइल हायर मेंबर आर कलरलेस सॉलिड, और जो इससे ऊपर के मेंबर हैं वो सभी कलरलेस सॉलिड हो जाएंगे, यानी C19 प्लस जितने भी है, C19 एंड C19 प्लस जितने भी हैं वो सब कलरलेस सॉलिड होते हैं। हेलो एरीन्स की बात करते हैं। हेलो एरीन्स होते हैं बेंजीन के ऊपर एक कोई भी हेलोजन एटम, तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, हेलो एरीन्स। कलरलेस लिक्विड और कलरलेस सॉलिड, तो ये कैसे होते हैं, या तो कलरलेस लिक्विड होते हैं या कलरलेस सॉलिड होता है, हैविंग स्वीट स्मेल, और इनकी भी स्मेल जो होती है वो स्वीट स्मेल होती है, मतलब अच्छी सुगंध वाले होते हैं। ओके, तो ये था फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसा होता है। तो हेलो एल्केन्स का पहले डिस्कस करेंगे। आप देखिए, हेलो एल्केन्स में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द सेम एल्किल ग्रुप, यानी कि हम देखने वाले हैं कि अगर हम एल्किल ग्रुप को सेम रखें बट अगर हम डिफरेंट कर ले हेलोजन एटम्स, यानी कि हेलोजन एटम जो हमारे डिफरेंट हो जाए, बट डिफरेंट हेलोजन एटम अगर हो जाए लेकिन एल्किल ग्रुप जो है वो सेम रहे, तब कौन सा ऑर्डर होगा। तो ये कहते हैं इट ऑर्डर फॉलो RF लोअर, ठीक है, लोअर देन RCl इज लोअर देन RBr इज लोअर देन RI, यानी कि जो RI होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और RF का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम होगा, यानी एल्किल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और एल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। नाउ इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड द मास ऑफ द हेलोजन एटम। ये इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है, उसी तरह से हेलोजन एटम का जो मास बढ़ता है उसी तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो F जो है वो सबसे छोटा है साइज में, ठीक है, उससे बड़ा होता है Cl, उससे ज़्यादा बड़ा होता है फिर ब्रोमीन, और फिर बड़ा होता है आयोडीन। तो जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। हेलो एल्केन्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए CH3I जो है आयोडीन है वो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप देख सकते हैं 315.6 केल्विन है, 315.6 केल्विन। और CH3Br का कम हो जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, तो ये रह जाता है 276.6 यानी 276.6 केल्विन। ये सभी केल्विन में ही लिखे हुए हैं। और तो इसी तरह से अगर हम देखें CH3F जो कि एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रह जाता है वो रह जाता है 194.6 194.6। तो ये था कि जब एल्किल ग्रुप तो सेम है लेकिन हेलोजन एटम चेंज हो तब बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है। तो बता दिया है, हेलोजन अगर एटम आपके
अलग अलग हैं लेकिन एल्किल ग्रुप सेम है, तो फ्लोरीन का सबसे कम होगा और आयोडीन का सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, फॉर द सेम हेलोजन, अगर हेलोजन सेम रहे, अब देखिए इन्होंने कहा कि एल्किल ग्रुप को चेंज कर लो, एल्किल का साइज बढ़ा लो, लेकिन जो हेलोजन है वो सेम रखनी है। देन क्या होगा, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्किल ग्रुप के साइज के साथ बढ़ेगा। जाहिर सी बात है यहाँ भी वही कंडीशन आती है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज मास इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स। तो देखिए इसका रीजन ये है कि एल्किल ग्रुप के साथ अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इसका रीज़न ये है कि एक तो उनका साइज़ बढ़ रहा है, जब साइज़ बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ रहा है, और मास बढ़ने के साथ साथ जो वंडरवाल फोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है फोर्स, वो भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हेलो एल्केन्स के, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl और C4H9Cl, ये 4 कंपाउंड है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपिन एंड क्लोरोब्यूटेन, ये 4 हैं। अब देखिए एल्किल ग्रुप इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है C4H9Cl में, तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं अगर हम CH3Cl की बात करें तो जितना छोटा मॉलिक्यूल्स है उतना छोटा उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 248.8, 248.8। इसी तरह से अगर साइज बढ़ता है तो फिर ये बढ़ गया 285.5 हो गया, फिर C3H7 हो गया, यानी कार्बन 3 आ गए, हाइड्रोजन 7 आ गए, तो जाहिर सी बात है साइज और बढ़ गया, तो इसका 320 हो गया, और फिर जब कार्बन 4 जाते हैं, H9 आ जाते हैं, तो फिर उसका और ज़्यादा हो गया 351.5। इसी तरह से आगे ट्रेंड चलता रहेगा, जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। अब ये बात करता हूँ ये सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी प्राइमरी हैं, में सभी में प्राइमरी कंडीशन है, कोई भी सेकेंडरी टर्शियरी वाली कंडीशन नहीं है, सिंपल स्ट्रेट वाले हैं, सिंपल स्ट्रेट चेन वाले, ठीक। अब ये ऑर्डर फॉलो हो जाता है। अब देखिए अगर ब्रांच वाले आ जाए तो क्या होगा, फॉर द आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, अगर जो हेलो एल्केन्स आ जाए वो आइसोमेरिक हो यानी कि उनमें ब्रांच हो, तब क्या होगा, देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांच के साथ डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अब इसका कारण भी बताऊंगा क्यों। अभी कहते हैं अगर एक ही कार्बन के ऊपर ब्रांच आ जाए कि एक ही कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी होता है, एक ही कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, एक कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हैं या 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो वो सेकेंडरी होता है, अगर एक ही कार्बन से तीनों साइड जुड़े हुए हैं तो वो 3 यानी कि 3 डिग्री यानी कि टर्शरी होता है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्रांच के साथ डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज है तो मतलब 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम। तो हमारा ये आ जाता है ऑर्डर, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। सो नाउ ड्यू टू ब्रांचिंग मेक्स मॉलिक्यूल मोर कॉम्पैक्ट एंड डिक्रीज सरफेस एरिया। अभी कह रहे हैं इसका रीजन ये है कि भाई जो ब्रांचिंग है वो मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना देती है, यानी छोटा कर देती है, लॉन्ग नहीं करती, छोटा कर देती है, ठीक है, और डिक्रीज कर देती है सरफेस एरिया भी घट जाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स डिक्रीज, इसलिए जो मैग्नीट्यूड होता है वंडरवाल फोर्स का वो भी डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। अब इसको आप समझिए, मान लो इसमें 4 कार्बन होते तो ये इतना बड़ा साइज का होता, इसमें भी अगर 4 कार्बन होते तो मान लो इस तरह से अरेंज है 2 डिग्री में, ओके। अब ये जो 3 डिग्री वाला है इसमें 4 कार्बन अरेंज है वो इस तरह से, लेकिन अगर मैं इसका साइज देखूँ मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा साइज है, इसका भी अगर साइज देखो तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसका साइज देखो तो वो बहुत छोटा है, बहुत ही कम सरफेस एरिया वाला है, जिसके कारण सरफेस एरिया घटता है और वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी घट जाता है, यानी वंडरवाल फोर्स जो होगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो घट जाता है और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन्स अगर हम देखें, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है कि 4 कार्बन है उनमें एक ब्रोमीन है, इसे हम कहते हैं एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, जिसमें फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो होता है। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की बात करो तो सेकेंडरी ब्यूटिल होगा कि 4 कार्बन है और सेकेंड वाले नंबर पे क्या है, ब्रोमो लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो उसके बाद देखते हैं टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की बात करें तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है कि एक कार्बन के तीनों साइड क्या लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं और एक बीच में ब्रोमो लगा हुआ है। अब इनमें देखिए ये जो है ये मॉलिक्यूल्स लेंथ बहुत ही लॉन्ग मॉलिक्यूल्स है, अगर इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसका भी साइज इतना ही होगा और बीच का अगर वंडरवाल फोर्स देखें तो बहुत ज़्यादा सरफेस इनके आपस में कॉन्टैक्ट में है, ठीक, ज़्यादा कॉन्टैक्ट, तो जो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। अब इसकी बात करें अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी के जैसा आए तो वो भी इतना ही साइज का होगा, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपस में कॉन्टैक्ट हो गया इनका, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात देखूँ तो ये बिल्कुल एक तरह से गोल स्ट्रक्चर में है, और अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी गोल ही होगा तो इनमें जो सरफेस एरिया आप देख सकते हो बहुत ही कम अटैच होगा। अब जब सरफेस एरिया इनका कम हो गया तो जाहिर सी बात है वंडरवाल फोर्स भी कम हो गया और इनका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। स्ट्रेट वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ब्रांच वालों का कम होता है, ये आप याद रखना। चलते हैं आगे, अब हेलो एरिन की बात करते हैं। देखिए अब तक जो बात हो रही थी हेलो एल्केन की बात हो रही थी, अब बात करते हैं हेलो एरिन्स की। So boiling point and the melting point for the same number of carbon atom follow the same order
एज हेलो एल्केन। तो इन्होंने कहा भाई अगर कार्बन एटम सेम है, कार्बन के नंबर सेम है, तो वही ट्रेंड फॉलो होगा जो हेलो एल्केन में होता है हेलोजेंस के लिए, यानी आयोडीन का जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ब्रोमीन वालों का उससे कम, Cl वालों का उससे कम और F वालों का सबसे कम। नाउ सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द साइज ऑफ एरियल ग्रुप। अब ये कह रहे हैं जैसे उसमें हुआ था कि अगर हेलोजन सेम रहे लेकिन जो ब्रांच है, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यहाँ पे भी यही बात करें, अगर एरियल ग्रुप का साइज बढ़ता है, एरियल ग्रुप 2-3 ज़्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी उनका इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरा कंपाउंड इज हायर देन द ऑर्थो एंड द मेटा आइसोमर्स। भाई देखिए जो पैरा कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हायर होता है, वो ज़्यादा होता है ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स से। यहाँ देखिए 3 तरह के हैं, ये वाली पहली और दूसरे जब नंबर पे होता है उसे कहते हैं ऑर्थो, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वाले को कहते हैं मेटा और फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर वाले को कहते हैं पैरा। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्थो और मेटा के मुकाबले पैरा का बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पैरा का बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ड्यू टू मोर सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल है, एंड मॉलिक्यूल्स पैक्ड क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस। अब ये सिमेट्रिकल है तो जो मॉलिक्यूल होते हैं जब क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से ये पैक हो सकते हैं, तो इनका क्या होता है, पैकिंग अच्छी हो जाती है, सिमेट्रिक ज़्यादा है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आप ये देख सकते हो ऑर्थो वालों का है 443 केल्विन, फिर मेटा वालों का 446 केल्विन और पैरा का उससे ज़्यादा है 448 केल्विन। तो जो पैरा वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो इसका 256 है, मेटा वालों का और कम है 249, लेकिन अगर हम पैरा की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है 325 केल्विन। ये इसमें चेंज आता है कि पैरा वालों का जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मेटा वालों का उनसे कम होगा और ऑर्थो वालों का भी उनसे कम ही होगा। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं लेकिन पैरा का जो है सबसे ज़्यादा होगा इन सब में। ठीक, चलते हैं आगे सोल्यूबिलिटी पर। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है प्रॉपर्टी टू बी डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। ओके, सो उसके बारे में बात करते हैं। हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कह रहे हैं जो हेलो एल्केन्स है पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलते, ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म एच बॉन्ड, क्योंकि इनमें एच बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं होती, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए पानी में नहीं घुलते हैं। They are soluble in organic solvents like benzene, alcohol, ether, chloroform और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कहते हैं लेकिन ये सभी के सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में ये घुल जाते हैं। तो हेलो एल्केन पानी में नहीं घुलते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे घुल जाते हैं। अब बात करते हैं हेलो एरिन्स की। हेलो एरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी जो है पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्युबल होते हैं, बट रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें आराम से घुल सकते हैं। प्रॉपर्टी है डेंसिटी। भाई डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मास होगा और जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। सो डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजेंस। ये कह रहे हैं तो डेंसिटी जो होती है वो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे हेलोजेंस के नंबर बढ़ेंगे उसी तरह से डेंसिटी भी बढ़ जाती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। CH2Cl2, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इसकी जो डेंसिटी है वो है 1.336 इन ग्राम पर ml में। और अब क्या हुआ, हमने क्लोरीन हेलोजन और बढ़ा दिया, एक और हेलोजन बढ़ा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया। हाइड्रोजन हटता है तो एक ही नंबर मास कम होगा, लेकिन अगर क्लोरीन बढ़ता है तो 35.5 बढ़ जाता है, तो इसके कारण इसका मास बढ़ा तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई, 1.490 हो गई। इसी तरह से अगर हम एक और क्लोरीन जोड़ दें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में, तो इसका जो डेंसिटी होगा वो 1.595 तक हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हेलोजन एटम बढ़ते हैं डेंसिटी भी बढ़ती है, जितने ज़्यादा हेलोजन एटम उतनी ज़्यादा डेंसिटी। अब बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। अगर क्या हो, अगर हेलोजन एटम चेंज हो जाए, ऊपर वाले में तो हेलोजन एटम सेम था, वही बढ़ रहा था, लेकिन अगर हेलोजन एटम सेम चेंज हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए इनकी जो डेंसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा बड़ा हेलोजन उतना ज़्यादा डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि F सबसे छोटा होता है, Cl उससे बड़ा, Br उससे बड़ा और I सबसे बड़ा। इनका साइज इस तरह से बढ़ता है ऊपर से नीचे, फ्लोरीन टू आयोडीन साइज बढ़ता है। अब जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा मास होगा, और जब मास ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा ही हो जाएगी। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए NC3H7Cl। अब यहाँ जो है वो है क्लोरोप्रोपेन, ये वाला है ब्रोमोप्रोपेन और ये है आयोडोप्रोपेन। अगर तीनों ही प्रोपेन है, तीनों ही सेम एल्किल ग्रुप है, लेकिन हेलोजन एटम अलग है, तो सबसे ज़्यादा आई वाले का होगा, आयोडीन वाले का होगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं क्लोरो वाले का 0.09 है, उसके बाद Br है, क्योंकि उसका साइज़ बढ़ गया तो हो गया 1.335, और आयोडीन है उससे भी बड़ा ज़्यादा मास का है, बड़े साइज़ का है, तो इसका हो जाता है 1.747। ठीक है, तो हेलोजन एटम के नंबर बढ़ने के साथ भी डेंसिटी बढ़ती है, और हेलोजन एटम के
अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा वाला है तो उसके अकॉर्डिंग भी डेंसिटी बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, ये तो मास पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। ओके, अब हेलो एरिन्स की बात करते हैं। हेलो एरिन्स आर हैवियर देन वाटर। जो हेलो एरिन्स होते हैं वो वाटर से ज़्यादा भारी होते हैं। देयर डेंसिटी फॉलो द ऑर्डर। उनकी जो डेंसिटी का ऑर्डर है वो ये होता है, एरिल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा। यही बात है कि आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है उसका ज़्यादा होता है। एरिल ब्रोमाइड का उससे कम और एरिल क्लोराइड का उससे कम। यानी कि ये तो सीधे-सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। साइज़ जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा। तो आई होप कि चारों की चारों जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगले पार्ट में मैं कंटिन्यू करूँगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।